नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। हम इस समय इटावा में हैं। इटावा समाजवादी पार्टी सैफई में समाजवादी पार्टी के जो सारे बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, करीब 8 बड़े नेताओं का घर है सैफई, और वही लोकसभा क्षेत्र इटावा है। यहाँ से रामशंकर कठेरिया जी यहाँ से सांसद हैं, जो पहले आगरा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने यहाँ से इटावा में विजय हासिल की थी, और इस समय भी लोकसभा प्रत्याशी 2024 रामशंकर कठेरिया जी ही हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है। हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन किन विषयों पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, क्या नाम आपका? देव प्रताप सिंह भदौरिया, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इटावा। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के, जो कठेरिया साहब के या भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव का माहौल है, और किस पर चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ? मूल मुद्दे तो हैं ही, मतलब राष्ट्रवाद है हमारा, सनातन का मुख्य मुद्दा है। 370 धारा हमारा जो पार्टी का मुद्दा है वो काम हो ही चुका है। तो यही सब मुद्दे हैं, इन्हीं विषयों पे। लेकिन विपक्षी दल, आपने जैसा बताया, सनातन और राम मंदिर 370, तो विपक्षी दल हमेशा इसे कहता है ये विकास तो है नहीं। 370 और राम मंदिर, ये जो विरोधी पार्टियां हैं वो हमेशा कहती हैं कि ये छलावा है, और हिंदू मुस्लिम जो जाति समीकरण है उसको ऊपर ये कटाक्ष किया जा रहा है। नहीं, विकास तो चौमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ। उनसे तुलना की जाए पुरानी सरकारें हैं, जो गत सरकारें हैं, उनकी अपेक्षा हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, और हर क्षेत्र में हर स्थान पे विकास हुआ है। ये तो उनका कहना है, और कहते ही हैं। राजनीति में तो लोग आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक हैं, लगाना होता ही है। देश के विकास की बात अगर अभी छोड़ी जाए और यहाँ इटावा की बात की जाए, तो इटावा में जो सफारी है, और या फिर जंगल सफारी है, और भी जो भी विकास हुए थे, आगरा एक्सप्रेस हाईवे है, हमेशा समाजवादी पार्टी कहती है कि उनका गढ़ है, उनका घर है ये इटावा, और सैफई इसी लोकसभा में आता है। सारे काम उन्होंने ही किए हैं जो आज तक जो भी यहाँ से विकास हुए हैं। नहीं, जो काम उन्होंने किए हैं उसके अलावा भी और भी काम हो रहे हैं। बहुत से काम हो रहे हैं। अभी ओवर ब्रिज बन गया है, पचनदी पे काम हो रहा है, बड़े राष्ट्रीय स्तर के काम हो रहे हैं। सांसद जी ने हमारे बड़े काम कराए हैं हमारी लोकसभा में। ऐसा नहीं है कि उन्हीं ने विकास कराया है, उनके अलावा भी बहुत काम हो रहा है। हमारे जो सरकार है चौमुखी विकास करा रही, संतुलित विकास करा रही। विकास वो बेहतर है जो सभी के लिए हो, सभी वर्ग के लिए हो, सभी क्षेत्र के लिए हो। तो हमारी सरकार संतुलित विकास कर रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय भी हम गए थे, उन्होंने बताया कि दोहरे यहाँ के हैं, लोकल वो इसी इटावा के ही हैं, शहर के, और ये दिखाई नहीं देते हैं। नहीं, ये तो कहना गलत है। हमारे सांसद तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, और हमारे लोकल के ही हैं। वो भी जो हमारे जो सांसद जी हैं वो भी प्रॉपर बर्तना विधानसभा में ही उनका नगरिया सराबा उनका ग्राम है। वो भी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये यहाँ से संचालक भी रहे हैं। जी 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 जी, क्या नाम है आपका? बासु चौधरी, पूर्व जिला मंत्री भाजपा। क्या क्या मुद्दे हैं जो यहाँ से चुनाव इस बार है? सबसे पहला मुद्दा जो पूरे देश के किसी भी गांव से लेकर शहर तक है, वो है विकास का मुद्दा। चौमुखी विकास हुआ है, और अगर इसमें इटावा के विकास की बात करें तो अभी रामनगर जो रेलवे फाटक है उस पर बहुत ज़्यादा जाम रहता था, बड़ी अव्यवस्थाएँ थीं। उसके लिए आदरणीय सांसद जी ने बहुत अच्छा काम किया, उसके ऊपर एक ओवरब्रिज तैयार कराया, और पहली बार इतने कम समय में इतना बड़ा ओवरब्रिज यहाँ पर बना। और जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बाद हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान में रखते हुए तो एक शहर के प्रतिष्ठित और देव स्थान से लेके बड़े बड़े राम मंदिर जो अयोध्या का बना है, उन सब का विकास किया हुआ है। पचनदे का यहाँ विकास हुआ है, यहाँ वहाँ भी हमारे एक देव स्थान है भोलेनाथ का। यहाँ जैसे नीलकंठ मंदिर है इटावा में, एक प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है, उसके विकास के लिए भी लगभग 2 करोड़ रुपए यहाँ आवंटन किया गया है। इस तरीके से कोई भी गांव, गली, शहर बचा हुआ नहीं है जहां विकास का पहिया न चल रहा हो। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को घेरता रहा है। समाजवादी पार्टी केवल एक तरीके का माया जाल बना रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बड़ा हंसी आती है। उनकी जब सरकार सत्ता में होती थी, 4 बार उनका अपना मुख्यमंत्री हुआ, तब उन्होंने किस तरीके का काम किया ये सभी को पता है। भर्तियां हुई, अपने लोगों को, अपनी जाति के, अपने समाज के, अपने परिवार के लोगों को भर्तियां दी गई, तब शायद उन्हें बेरोजगारी नहीं दिखी। दूसरी एक बात जो अहम बात हम कहना चाहते हैं वो ये बात ये है कि जैसे आज
अखिलेश यादव जी पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, तो जब उनकी सरकारें थीं तब ये सब कहाँ चले जाते हैं? ये तब ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। जब विपक्ष में आते हैं तब ये मुद्दे उठाते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तब ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तब कहाँ चला जाता है उनका पीडीए, कहाँ चला जाता है? अभी राज्यसभा में भेजने का अवसर मिला तो कितने लोगों को पीडीए के लोगों को भेजा उन्होंने। वो सब छलावा है राजनीति में। पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक मारते हुए केवल और केवल अपने परिवार और अपने जाति के लोगों को संपन्न किया। वो लोग आज जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बड़ा हंसी आती है। आपने बेरोजगारी और नौकरी की बात अभी की, उसमें हमेशा पेपर लीक का मामला भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा रहा है। देखिए ऐसा है, घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो निरंतर घटनाएं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है ये पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश से देख रहा है। अगर कोई भी अपराधी करता है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन विपक्ष के हिसाब से वो तानाशाही जैसा माहौल है, जो इनकाउंटर्स उनके हिसाब से जो किए जा रहे हैं अपराधियों के। देखिए ऐसा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। पहले मैंने आपको बताया कि विपक्ष मुद्दाहीन है। आज अपराधियों की नाक में नकेल डालने का काम किया है समाजवादी पार्टी के लोग। आज आपने देखा कि अतीक अहमद जैसे माफिया, लेकिन वो कह रहे हैं, आप जिसे अपराध मुक्त कह रहे हैं उसे वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद वो जेल के बाहर ही मार दिए गए, पुलिस सुरक्षा में मार दिए गए। हमने पहले ही आपसे कहा कि अपराधी तो अपराध करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसके बाद उस अपराधी के प्रति क्या कार्रवाई होती है ये देखने का विषय होता है। सरकार का काम जो है प्रभावी कार्रवाई करना है, वो होती दिख रही है। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध था, जो ऑर्गेनाइज क्राइम था, जो एक क्राइम को जो जिन लोगों ने पेशा बना रखा था, वो सब ध्वस्त हो गया है बाबा जी की सरकार में। तो ये सब चीज़ें, आरोप तो लगते ही रहेंगे। हम ये कितनी भी हमारी सरकार कितना भी अच्छा काम करे, उन्हें तो लगता ही है। लेकिन जब भी आप अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि जो भी अपराध मुक्त हो रहे हैं वो जातिगत समीकरणों को देख के हो रहे हैं। जैसे अतीक अहमद बाहर मार दिए गए, मुख्तार अंसारी को अंदर मरवा दिया गया, इस तरह के आरोप हमेशा लगाते रहे कि जातिगत समीकरणों को देख के। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बेवजह के बेवजह के आरोप है। जैसा आपने कहा कि अतीक अहमद को मार दिया गया, मुख्तार को मार दिया गया, इससे पहले भी एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ जिसका नाम विकास दुबे था, तो उसके साथ भी वही हुआ जो और अपराधियों के साथ हुआ। इसलिए आप विकास दुबे वाले मुद्दे पर आप कहते हैं कि वो मतलब जानबूझ के उसे प्लानिंग के तहत मरवाया गया। किसे? नहीं, उसने अपराध किया। हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, जो आपने कहा कि आप जात विशेष के लोगों को ही केवल सरकार टारगेट कर रही है अपराधी के नाम पे। ऐसा नहीं है, जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है वो सरकार के टारगेट पे है और सरकार की कानूनी व्यवस्था के अनुसार उसे। विकास दुबे वाले मामले में भी मजहब का हो, योगी जी महाराज सबके लिए एक समान काम कर रहे हैं। मतलब विकास दुबे वाले मामले में गाड़ी पलटी नहीं गई थी, गाड़ी पलटा दी गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो आपने जो बात कही ना उस बात का जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टारगेट करके किया जा रहा है। उसमें भी तो आरोप लगाए गए थे ना, उसमें भी तो आरोप लगाए गए थे, जबकि जांच में बिल्कुल क्लियर हो गया कि कहीं ऐसा नहीं। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। सब विपक्ष जो है बिल्कुल मुद्दाहीन है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को आईने में खड़ा होकर देखा ही नहीं। अगर अपने आप को आईने में खड़े होकर, वो कहते नहीं कि आदमी को पहले अपने गिरहमान में झांकना चाहिए, अगर वो गिरहमान में अपने झांकते तो आज शायद हुए मुद्दे लगाने के लायक भी न रहते। अभी हमारा कहना ये है कि भाई कांग्रेस की जो सरकार है, जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस का ऐसा एक आप मुद्दा बताइए जो 50 साल में स्टैंड किया हो, आज भी कर रहे हैं। हमारे जो भी मुद्दे हैं हमारी दल के, वो जिस दिन से हमारी सरकार वो कहते हैं कि आधार कार्ड उनका बनाया हुआ था, मनरेगा उनका था, जो भी IIM खुले हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM योजना, देखिए योजना ऐसा है ना, एक एम्स बना पाया, एक बनाया उन्होंने, क्या नाम, नेहरू जी ने एम्स, उसके बाद दूसरा एम्स बना पाए, उसके बाद जितने एम्स बने हैं सारे भाजपा के बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के ने एम्स बनवाए हैं। लेकिन सिर्फ IIM बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हमेशा विपक्ष कहता रहा है कि जो भी IIM या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, जो फैसिलिटी हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं वो नहीं है। जो इतना यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है देश का, तो धीरे धीरे सब व्यवस्था हो रही। लेकिन तुलना करिए ना आप, ये न भाई कांग्रेस ने 70-60 साल में क्या किया, अभी तो 10 ही साल तो मोदी जी बैठे हैं, तो बहुत कुछ कर दिया। तुलना आप करें, जब उनके ज़माने में 15-17 किलोमीटर
रोड बन रही थी, आज हमारे 35-40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी अखिलेश यादव ने कहा आपने पीएचसी खोल दिया, पीएचसी तो गांव-गांव खुल गई, ब्लॉकों में खुल गई, लेकिन डॉक्टर्स वहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, मशीनें नहीं है। हम आपको बताएं, कांग्रेस ने, जैसे भाई साहब ने बताया कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया। अब कोई जादू ही पिटारा है या कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम मोदी जी घुमा देंगे और हो जाएगा। धीमे धीमे सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप ये देखिए, हर घर जल योजना कितनी बड़ी योजना है, लोग किस तरीके से पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। आज पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी योजना आदरणीय मोदी जी ने भेजी है। अभी कुछ दिन पहले हम कुछ गांव में गए थे, आपने जल धन योजना की बताई, केवल पाइपें लगी हुई हैं, टैप नहीं लगा है, टैप है तो टंकी नहीं है। आप देखिए, ऐसा है पोजीशन है, एक समापन जब हो जाए उसके बाद ये बात कही जाए। अभी तो आप समझ लीजिए, कोई ऐसा है ना, जल कहाँ से आएगा? पाताल से ही तो आएगा, नीचे से तो आएगा, तो उसके लिए खुदाई भी करनी पड़ेगी। तो आपका थोड़ा रोड भी डैमेज होंगी, तो धीरे धीरे जब फाइनल होगा तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये है ना कि जैसे हम अपने घर में भी कोई काम करते हैं ना, जो अपना व्यक्तिगत घर बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत व्यवस्थाएं जुटाने में हमको सालों लग जाती है। 1 साल 1.5 साल मिनिमम काम चलता है अगर अपना घर बना। ये तो पूरे देश की व्यवस्था है। तो धीमे धीमे कम से कम शुरुआत हुई है और लगभग 60 से 70% काम हो चुका है। बचा हुआ काम कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। योजना, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी योजना को अधूरा नहीं छोड़ती। अगर शुरुआत हुई है तो अंत भी होगा और सारे लोगों तक जो व्यवस्थाएं पहुंचानी है वो पहुंचेंगी। क्या ये सही है? अभी हम आ रहे थे तो इटावा में ही सैफई गांव भी पड़ता है, जो उनका पैतृक गांव है, और सैफई में पीजीआई है, सैफई में इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, सैफई में तैराकी का जो प्लेस होता है वो भी इंटरनेशनल स्तर का बना हुआ है, जो तरणताल बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। लेकिन वहाँ पे हम आते समय जब गए तो वो दुर्व्यवस्था जो है वहाँ पे, न गेट एकदम लॉक पड़ा हुआ है, न गेट पे कोई है। अंदर जो तरणताल है वहाँ पे कबूतर पूरे जो है, कबूतर ने पूरी गंदगी फैला रखी है उस तरणताल में, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तरणताल है। और जो पाइप है, जो टाइल्स पे पूरे पानी चल रहे हैं, सारी घासें हैं वहाँ पे। बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से बरमूडा घास आई थी। मतलब वो उसकी स्थिति ऐसे है कि जैसे वहाँ पे जो अरबों करोड़ों रुपए जो लगे हैं वो देश के बर्बाद हैं। वो इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट जनता दे रही है उसके पैसे का बना हुआ है, लेकिन सरकार इसे द्वेष की नज़र से देख रही है। सरकार क्यों नज़र से देख रही है? अब आप समझ लीजिए, अब जैसे कोई मार्केट डेवलप हो रहा है, जहाँ लोगों का आवागमन नहीं है तो वहाँ तो डैमेज होना ही है। जब जहाँ लोग नहीं है तो वहाँ तो जो अभी विकास की जरूरत नहीं थी वहाँ पे कर दिया। जो आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने विकास किया, दरअसल है क्या कि विकास के नाम पर उन्होंने अपना विकास किया। आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका वहां आवास है, उनका घर है, उनका पैतृक गांव है। अगर यही सब चीज, यही डेवलपमेंट लगा है, लेकिन पैसा तो पैसा तो जनता का है। वही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। वही डेवलपमेंट अगर इटावा सिटी के आसपास किया जा रहा होता तो आज दूसरा दृश्य होता। केवल इटावा को विकास के नाम पे एक लाइन सफारी दी गई, जिसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई व्यवस्था ही नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको भी व्यवस्थित किया गया। तो विकास के नाम पर केवल अपनी संप्रदाय को और अपनी व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया गया है और कोई विकास समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको देख सकती है, उसका रखरखाव अच्छे से कर सकती है। पैसा तो जनता का ही लगा है। बच्चे वहाँ पे जो है उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, क्रिकेट ग्राउंड वैसे ही पड़ा है। आज अगर जो भी सरकार है वहाँ पे अगर उतना बड़ा स्टेडियम बना है तो उसको किसी तरह से यूज किया जाए। आईपीएल इतना बड़ा हो रहा है। आरोप लगाना अलग बात है और वास्तविकता कुछ अलग बात है। जहाँ पे जिस चीज़ का यूज़ नहीं होगा, जिसका उपयोग नहीं होगा, उपभोग नहीं होगा, तो सब चीज़ें डैमेज होंगी, स्वाभाविक सी चीज़ें। गांव सैफई अखिलेश यादव का हो सकता है, गांव सैफई उनके डिम्पल यादव का हो सकता है, लेकिन जो स्टेडियम बना है, जो ग्राउंड बना है, वो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज है, वो तो सरकार का ही है और सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है और जनता का पैसा है। इससे आप इग्नोर नहीं इसे कर सकते हैं। ऐसा है किसी समय कि जब ये सब चीज़ें जो वहाँ डेवलपमेंट किया गया सैफई के अंदर, उस समय कानून व्यवस्था बहुत धराशायी थी, इसलिए लोग वहाँ जाने के लिए कतराते थे। धीमे धीमे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पदार्पण इस उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, अभी माननीय योगी जी के 7वां साल लगभग चल रहा है, तो अब धीमे धीमे व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही है, कानून व्यवस्था एकदम उच्चकोटि की बनी है। आज भय का वातावरण मुक्त है ये उत्तर प्रदेश। आप महिलाएं जो कभी 8 बजे के बाद घर से निकलना पसंद नहीं करती थी और निकलती भी तो उनके परिवार वालों को भय होता था, बेटियां कोचिंग जाती थी तो भय होता था, आज हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के पुरुष जो खेतों की रखवाली के लिए आते जाते थे, वो अब भय मुक्त होकर कहीं भी आ जा सकते हैं। तो धीमे धीमे व्यवस्थाएं बदलेंगी और उनका भी विकास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा, ये निश्चित रूप से आप मानिए। ये केवल कुछ मुद्दे हैं जो उन्होंने खुद कांटे जो बोए हैं, उन कांटों को भारतीय जनता पार्टी के सर पे लगाने का काम केवल समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। बैकवर्ड के लोग देखिए, SC आयोग का, वो OBC आयोग का गठन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया।
कांग्रेस की सरकार रही 70 साल तक लटकाए रही उसको। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ओबीसी को सम्मान दिया। वो तो मोदी जी भी ओबीसी से आते हैं इसलिए। हाँ, तो तभी तो भारतीय जनता पार्टी ये सबका साथ सबका विकास। दूसरी जबकि वो उसी वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं हमारे मोदी जी, उनके ऊपर भी प्रश्न लगाते हैं लोग। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोगों के साथ साथ जो अपने विरोधी मानसिकता के लोग भी हैं, विरोधी विचारधारा के लोग भी हैं, उनके साथ भी सामंजस्य बनाने का काम करती है और सम्मान देने का काम करती है। जब नेताजी का देहावसान हुआ सैफई के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने उनको श्रद्धांजलि दी और हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी दुख जताया। लेकिन उसी के साथ जब हमारे नेता श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह जी, वो भी पिछड़ी जात से आते थे ना, तो उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने कितने समाजवादी पार्टी के लोग आए और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस समय अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या उनको श्रद्धांजलि दी। तो ये आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक तरीके से काम करती है, किसी का दिल दुखाने का काम नहीं करती है। लेकिन इनकी मानसिकता जो अब ये कह रहे हैं कि पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल रहा, फलाने को सम्मान नहीं मिल रहा, आपने तो जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया उसको सम्मान देने का काम नहीं किया, जबकि आपके पिताजी को पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया और श्रद्धांजलि दी। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं इनके इन आरोपों को निराधार बताने का काम कर रही हैं। अच्छा, एक और है जितेंद्र दोहरे जी हैं। जितेंद्र दोहरे जी यहीं के रहने वाले हैं और पहले बताते हैं कि ऐसा सुनने में आया कि बस बहुजन समाजवादी पार्टी में पहले थे, उनके पास बहुजन समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है जो जितेंद्र दोहरे के ऊपर विश्वास रखता है। तो लेकिन सुनिए एक सेकंड, जितेंद्र दोहरे जी को इसलिए समाजवादी पार्टी ने इसीलिए उनको टिकट दिया, ऐसा बता रहे हैं लोग कि इस बहुजन समाजवादी पार्टी का पूरा वोट बैंक और समाजवादी का पूरा वोट बैंक अगर ये मिल जाता है तो उनकी पोजीशन बहुत अच्छी। बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ रहेगी? हाँ। जब वोट बहुजन समाजवादी पार्टी का तो वो सपा को क्यों देंगे? आज आपने एक बयान देखा है, शिवपाल सिंह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मायावती जी से निठल्ली है, किस तरीके शब्द प्रयोग कर रहे हैं बताइए। एससी समाज का अपमान किया है शिवपाल सिंह ने, बताइए। उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए। और अगर एससी समाज अगर उनको वोट देता है तो मैं तो बताइए पूरे समाज का अपमान किया है मायावती जी को अपमानजनक शब्द बोल करके। समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम इन दो वोटों को अपना वो बड़ा वोट बैंक मानती है जिस पे वो हमेशा जीत हासिल करती आई है। बाकी सवर्ण वोट इधर उधर खिसकते रहते हैं हमेशा जो भी है। लेकिन इस बार मायावती के जो अल्पसंख्यक हैं और जो यादव हैं, यादव उनके साथ है, लेकिन अल्पसंख्यक किस तरफ जाते दिख रहे हैं? जो मुस्लिम समुदाय है वो किस तरफ जाते दिख रहा है? मोदी जी के साथ है। सभी जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो हर तरह, हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोग सबके साथ हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो भी योजनाएं दी, कोई जाति संप्रदाय विशेष को तो देख के दी नहीं। जो भी योजनाएं मिली वो मुसलमानों को मिली, वो एससी को भी मिली, वो एसटी को भी मिली, अगड़े को मिली, पिछड़े को मिली, सभी लोगों को मिली। और कहीं ना कहीं जो इस देश का जिम्मेदार जो मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो किसी के बहकावे में नहीं आता, वो भी आदरणीय मोदी जी के साथ है और उनका वोट भी आदरणीय मोदी जी को मिलेगा। मुस्लिमों ये का बात है, बिल्कुल मिलेगा। मुस्लिम महिलाएं सब उन्हीं मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने क्या नहीं दिया उनको? सब तीन तलाक वाला हो गया। जो मुद्दा है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अहम मुद्दा है। मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया पूरा। उनकी ये बात कोई नहीं सुनता था, ना कोई कहने को तैयार होता था। भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पे यादवों का पलायन भाजपा की ओर हो रहा है। ये परिणाम आपको 4 मई को देखने को मिलेगा एक बहुत बड़े स्तर पे। एक बार फिर से क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यादव बंधुओं ने बड़े स्तर पे परिवर्तन किया है, दल परिवर्तन, भाजपा को ज्वाइन किए। बहुत प्रोमिनेंट लोग इटावा जिले में प्रोमिनेंट लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है और हमें लगता है कि परिणाम तो जैसे हम लोग अपेक्षा रखे हैं उससे कहीं बेहतर होंगे। दूसरी बात हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जो है ना वो एक डूबता हुआ जहाज है। आप देखिए हर तरफ से एक ब्यार सी मची हुई है, सभी लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। वो ज़्यादातर लोग आ भी चुके हैं। हमारे यहाँ आप देखिए जो उनके समय समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक हुआ करते थे रघुराज साक जी, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। प्रेमदास कठेरिया जी जो भी उनके सांसद हुआ करते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के में आ चुके हैं। उनका बेटा जो भरतना से समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायकी का चुनाव लड़ा था वो भी भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं और इनमें कई
जैसे उसके बकेवर के एक चेयरमैन है विवेक यादव जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वो तो आ रहे हैं। और अभी आपने खजुराहो देखा, सूरत देखा, अभी सूरत में उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया, उनके पर्चे उन्होंने वापस कर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी में आके यहाँ से निर्विरोध चुन लिए गए। इस तरह की जब भी बातें इस तरह की जब भी बातें आती हैं तो विपक्ष हमेशा कहता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या तो पैसा देके या ईडी को टारगेट करके, ईडी की तरफ से। डिम्पल निर्विरोध जीत गई थी, तब कैसे भाई उनको ये जवाब है, भाई डिम्पल भी तो यहाँ निर्विरोध वहाँ पे हो गई थी, तो कैसे जीत गई थी? और फिर जहाँ सरकार है भाई हमारा जो वो है, भाई हमारा कोई विरोधी अगर सरेंडर कर रहा है तो हम धन और बल और छल से कर रहे हैं, और जब आपका करता है तो आप नैतिकता, मानवता, इंसानियत की बात करते हैं। तो जी दोहरा चरित्र है ये। क्या कि जैसे ही अब समाजवादी अभी है क्या, जैसे अभी कई चुनाव हुए, विधानसभा के भी 4-5 चुनाव हुए, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में नहीं जीत पाई, तो कर्नाटक में ईवीएम ठीक थी, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है वहां सब ईवीएम खराब है। तो इस तरह की ये दोहरा जो उनकी मानसिकता है, उस पर तो कोई बात करने की हमें लगता है आवश्यकता बनती नहीं है। आप जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, हम जीत रहे हैं तो वही चीज खराब है। तो आप कैसे मानक तय करोगे, क्या अच्छा है क्या बुरा, कैसे मानक तय करेंगे वो लोग? समाजवादी पार्टी प्रदेश से उखड़ करके केवल अपने सैफई परिवार तक सीमित रह गई है। कोई भी यादव, पूरे यादव समाज में कोई भी उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। 5 टिकटें उन्हें दी हैं, पूरे अपने परिवार में दी हैं, किसी भी यादव को टिकट नहीं दिया है। कहाँ से वो 5 टिकटें हैं? कन्नौज से स्वयं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से उनके भाई अच्छे यादव जी लड़ रहे हैं, बदायूं से उनके चाचा जी गए थे तो उनको लगा कि मैं चुनाव हार रहा हूं, तो उनने अपने बेटे को आगे कर दिया, वहाँ उनके बेटे को टिकट दे दिया है। नहीं, हाँ, इन लोगों का जो है वो मानसिकता है, लोग सब समझ रहे हैं कि सीधी अगर खरी बातों में कहें तो विरोधी मानसिकता, जो विरोधी ताकतें हैं, उनके पैनल के हिसाब से कांग्रेस काम करती है और करती रही है। क्योंकि आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर थी तो कश्मीर के जो अलगाववादी नेता, जिन्होंने वहाँ हिंदुओं को वहाँ से भगाया, ठीक है, इतना बड़ा हिंदुओं का वहाँ नरसंहार हुआ, वही अलगाववादी नेता वहाँ प्रधानमंत्री आवास में, आपको भी पता है कि दावतें खाया करते थे, उनका पूरा इंतजाम हुआ करता था, उनकी पूरी आवभगत हुआ करती थी। पिछली किस सरकारों में? मनमोहन जी की सरकार में। विपक्ष में ये कंपटीशन है तुष्टीकरण में, कौन आगे निकल जाए, मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में कौन आगे निकल जाए, इस बात का उनमें आपस में ही कंपटीशन है कि कांग्रेस आगे निकल जाए, कि समाजवादी पार्टी निकल जाए, कि ममता जी निकल जाए, कि केजरीवाल निकल जाए। उनमें स्वयं में इस बात का कंपटीशन है कि तुष्टीकरण का स्तर किसका अधिक है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन आप मुस्लिमों से पल्ला झाड़ रहे हैं। हम क्यों झाड़ रहे हैं? हम क्यों झाड़ रहे हैं? मुस्लिम हमारे यहाँ तो आप अपना परिवार दिखा देंगे, 50 कार्यकर्ता हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं। लेकिन ये अगर इस तरह से आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं और आप अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक आपका भारतीय जनता पार्टी में एक प्रकोष्ठ है, फिर प्रथम चरण चुनाव के बाद जो मोदी जी जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो कटाक्ष करते आ रहे हैं कि मंगलसूत्र बेच के वो दे दिया जाएगा, तो ये मुस्लिमों के ऊपर ही, तो फिर मुस्लिम अगर ये उनका भाषण सुन लेगा तो कैसे वो इस बात को घुमाया जा रहा है। उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं कही। उन्होंने जो कांग्रेस के ऊपर जो बयान दिया है वो बयान ये है कि हमारे देश की, मंगलसूत्र वाला बयान आपको पता है, जो देश की हमारी आबादी है, आपको भी पता है, इस समय हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं देश की आबादी के घनत्व में। तो इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन फिर भी मोदी जी सबके साथ सामंजस्य बना के चल रहे हैं। कोई भी जात पंथ भाषा या क्षेत्रवाद की कोई राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो इसलिए कही कि जिस तरीके से गैर भाजपाई दल जो एनडीए में शामिल नहीं है, जितने भी गैर भाजपाई दल हैं, उन सबका केवल एक ही मानक है कि जो भी रोहिंग्या मुसलमान आया है बाहर से उसको यहाँ हम जगह दें, जो भी पाकिस्तान से आए उनको हम जगह दें, बांग्लादेशी घुसपैठी जो 6-7 करोड़ इस देश के अंदर उनको हम जगह दें और व्यवस्थाएं दें। ये हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है, समझे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारे देश के जो मुस्लिम हैं वो हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये जो बात कही, इस बात को केवल घुमाया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी ने इन घुसपैठियों के ऊपर ये बात कही है कि कांग्रेस और जो भी गैर भाजपाई दल हैं वो सब इन लोगों को अपने देश के अंदर समाहित करना चाहते हैं। और जितने भी रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश के अंदर हैं, ये इस देश के अंदर स्तर लाना चाहते हैं। मतलब देश में आप घटनाएं देखिए तो कहीं ना कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मंगलसूत्र वाला बयान मतलब उन जो गलत कह रहे हैं, जी, जिसको उनको ऊपर कहा जाएगा, ये स्टेटमेंट तो कैसे आएगा? अरे स्टेटमेंट ऐसे आएगा ना कि हमारी जो है ये देश है और देश के अंदर जो भी देश की संपत्ति है, देश की व्यवस्थाएं, देश की जो योजनाएं, उन पर हमारे देश के लोगों का अधिकार है, ना कि घुसपैठियों का अधिकार है। तो घुसपैठियों को जो अधिकार दिया है उसके ऊपर आदरणीय मोदी जी ने ये बात कही।